पुष्कर सिंह धामी ने किया स्वागत। चंपावत में पर्यटन विकास पर जोर। वरिष्ठ बीजेपी नेता सुभाष बगवली ने बताया पर्यटन का रूट मैप, कहा चंपावत बनेगा बड़ा पर्यटन केंद्र। काशीपुर में अकीकत के साथ हुआ मेहंदी मिलाप। मुहर्रम से पहले निभाई गई सदियों पुरानी परंपरा मेहंदी मिलाप में भी अकीकत मंदों की भीड़। चमोली के नारायणगढ़ में बादल फटने से मची भारी तबाही। स्कूल और दुकानों में घुसा मलबा। बादल फटने से जनजीवन हुआ प्रभावित। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि खबरों में। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर। धामी सरकार ने बालिकाओं को बड़ी सौगात दी है। हरिद्वार उत्तरकाशी बालिकाओं को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने दी है। 4098 पात्र बालिकाओं के खातों में ये धनराशि ट्रांसफर की गई है। डीबीटी के जरिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 19 करोड़ 23 लाख की धनराशि ट्रांसफर की गई है। नंदा गौरा योजना से आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश उत्तराखंड सरकार की। बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने इस बाबत जानकारी दी है। उत्तराखंड सरकार लगातार बालिकाओं के विकास के लिए लगातार प्रयासरत है और इस कड़ी में धामी सरकार ने बालिकाओं को एक बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने करीब 4098 पात्र बालिकाओं को उनके खातों में धनराशि ट्रांसफर की है। सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 4098 पात्र बालिकाओं को उनके खाते में ये धनराशि ट्रांसफर की गई है। बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विस्तार से इस बाबत जानकारी दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस विजन को सराहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद दिया है कि बालिकाओं के लिए उत्तराखंड में धामी सरकार लगातार सोच रही है। उनके विकास के लिए, उनके सतत विकास के लिए लगातार धरातल पर कई योजनाओं को लाया गया है। ऐसे में बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने अपने विभाग की विस्तार से जानकारी दी है और जो ये धनराशि स्वीकृत की गई और उसके बाद सीधे ट्रांसफर की गई है डीबीटी के जरिए, सीधे पात्र लाभार्थियों को इसका लाभ हुआ है। करीब 4098 पात्र बालिकाएं जो इसकी लाभार्थी हैं, उनके चेहरे भी खिले हुए हैं। धामी सरकार ने बालिकाओं को ये बड़ी सौगात दी है। इससे बालिकाओं के सतत विकास में बहुत मदद मिलेगी। नंदा गौरा योजना इसका नाम है और इससे बालिकाएं जो हैं आत्मनिर्भर बन सकेंगी। करीब 19 करोड़ 23 लाख की धनराशि ट्रांसफर की गई है। सीधे डीबीटी के जरिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए करीब 19 करोड़ 23 लाख धनराशि ट्रांसफर की गई है। लोगों के पास इतनी सुविधा नहीं है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आज दुनिया का 50% से भी अधिक डिजिटल पेमेंट, डिजिटल काम हमारे देश में हो रहा है। आज देश के 55 करोड़ से अधिक लोग बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े हैं। रक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऐसी तमाम आधारभूत संरचना विकास का क्षेत्र हो, यांत्रिक विज्ञान से जुड़े हुए भी यहाँ पर बहुत लोग बैठे हैं, भली भांति जानते हैं। अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां हों या वैश्विक स्तर के सम्मेलनों की सफल मेजबानी हो, आज भारत हर मंच पर अपनी एक गौरवशाली उपस्थिति दर्ज करा रहा है। नंदा गौरा योजना पैदा होने वाली बालिका और 12वीं पास करने वाली बालिकाओं को समर्पित है। इन दोनों ही योजनाओं के माध्यम से नंदा गौरा योजना संचालित है और निश्चित रूप से पूर्व में 2025-26 वित्तीय वर्ष का हमने नंदा गौरा योजना की लगभग 33,251 जो हमारी चिन्हित बालिकाएं थी उनको नंदा गौरा योजना का लाभ निर्बाध तरीके से हम दे रहे थे। उसमें हरिद्वार जनपद और उत्तरकाशी जनपद की कुछ औपचारिकताएं रह गई थी जो उस समय उनको धनराशि नहीं दी जा सकी। अब दोनों ही जनपदों ने औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया है और आज जो है
है 4098 हमारी बालिकाओं को, पैदा होने वाली भी और 12वीं पास करने वाली दोनों ही बालिकाओं को जो है आज धनराशि समर्पित की गई है। डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भेजा गया है और मेरा यह मानना है कि निश्चित रूप से नंदा गौर योजना का लाभ प्राप्त करते हुए वे बालिकाएं आगे ऊंचे मनोबल के साथ में उच्च शिक्षण में भी अध्ययन कर रही हैं और निश्चित रूप से एक लैंगिक समानता को लेकर जो भी हमारा लक्ष्य है उस और भी निरंतर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो धामी सरकार ने बालिकाओं को बड़ी सौगात दी है। बाल विकास मंत्री रेखा आर्या को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लगातार सतत विकास के लिए बालिकाओं के महिलाओं के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उत्तराखंड सरकार सदैव प्रयासरत रही है कि किस तरह से बालिकाओं को आगे बढ़ाया जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को लेकर के उत्तराखंड सरकार आगे चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के स्वरूप उत्तराखंड सरकार आगे बढ़ेगी, डबल इंजन की सरकार बढ़ेगी और इसीलिए करीब 19 करोड़ 23 लाख की जो राशि सीधे ट्रांसफर की गई बिना बिचौलियों के, बिना मीडिएटर्स के, सीधे करीब 4098 पात्र बालिकाओं के खातों में यह धनराशि ट्रांसफर की गई है और ये धनराशि इन बालिकाओं के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। ये धनराशि इन 4098 पात्र बालिकाओं को दे दी गई है, सीधे पहुंचा दी गई है और आगे भी पात्र बालिकाओं को हम लगातार लाभान्वित करते रहेंगे और इससे बालिकाओं के भविष्य को उज्जवल करते रहेंगे। राजधानी देहरादून से बड़ी खबर इस बीच आगे बता दें, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की नई टीम का ऐलान जल्द होगा। नरेंद्र बंसल को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाने की तैयारी है। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रह चुके हैं नरेंद्र बंसल, उत्तराखंड से बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है इनको, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाने की तैयारी। बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पहले भी रह चुके हैं नरेंद्र बंसल, तो इनके पास वो योग्यता है, वो अनुभव है और उस अनुभव को देखते हुए शीर्ष नेतृत्व जो है उत्तराखंड से नरेंद्र बंसल को बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की नई टीम में शामिल कर सकता है, क्योंकि हर राज्य से बीजेपी की नितिन नवीन की नई टीम में कोई ना कोई शामिल होगा प्रतिनिधित्व करने के लिए। ऐसे में नरेंद्र बंसल को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है, उत्तराखंड से उन्हें शीर्ष नेतृत्व लेकर आ सकता है राष्ट्रीय जिम्मेदारी में। आइए बढ़ेगा एक और बड़ी खबर इस बीच आगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे। यहां पंतनगर कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेड़ लगाकर के पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य का संदेश दिया। इस मौके पर दोनों नेताओं ने लोगों से अधिक पौधारोपण करने की अपील भी की है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पंतनगर पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अन्य जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर का दौरा किया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ पंतनगर विश्वविद्यालय के म्यूजियम का भी निरीक्षण किया और वहां उपलब्ध सुविधाओं और गतिविधियों की जानकारी भी उन्होंने ली। कार्यक्रम के दौरान प्रशासन और विश्वविद्यालय के अधिकारी भी मौजूद रहे। ये तस्वीर आपको दिखा दें, पंतनगर में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जब पहुंचे तो एक अलग ही नजारा देखने को मिला। देखिए किस तरह से कृषि मंत्री पहुंच गए किसानों के खेत में, वहां पर वो रोपनी करने लगे। पंतनगर में पौधारोपण भी उन्होंने किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रशासन और विश्वविद्यालय के अधिकारी भी मौजूद रहे। ये देखिए जरा, वृक्षारोपण करके एक संदेश भी कृषि मंत्री ने दिया है कि किसान हित में लगातार सरकार काम कर रही है और जो रोपाई उन्होंने किया है, फसलों की रोपाई की है, उन्होंने कहा कि किसान हमारे देश के भविष्य हैं, हमारे देश के बैकबोन हैं। किसान हित में लगातार सरकार काम कर रही है। उत्तराखंड के किसानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष स्नेह है। पंतनगर में उनका स्वागत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। साथ ही साथ बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में स्वागत किया गया।
आइए बढ़ेंगे आगे। निहंग सिखों के संभावित आगमन को देखते हुए देहरादून पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। शहर के सभी बॉर्डर इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तस्वीर आपको दिखाते हैं, देखिए गश्ती चल रही है, रात्रि गश्ती की गई है। जिलाधिकारी आशीष चौहान खुद मौके पर पहुंच करके स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। वहीं एसएसपी परविंदर सिंह डोभाल पुलिस अधिकारियों को लगातार जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। बॉर्डर पर आने जाने वाले सभी वाहनों की सख्ती से जांच की जा रही है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार भी मौके पर मौजूद हैं और सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए। 24/7 लगातार प्रशासन इस वक्त अलर्ट मोड पर है। रात्रि गश्ती में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सभी वाहनों को, खास करके ये जो ट्रक गुजर रहे हैं, पीछे आप देख रहे हैं किस तरह से गश्ती अभियान जारी है और लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो संदिग्ध कार दिख रही हैं, जो वाहन दिख रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, पूछताछ की जा रही है, डिग्गी चेक की जा रही है, पूरा वाहन सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। उसके बाद उसे वापस गुजरने दिया जा रहा है। ये देख रहे हैं पुलिस कप्तान स्वयं सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के निर्देश और सड़कों पर उतर करके 24/7 पुलिस इस वक्त मौजूद है। सड़कों पर रात गश्ती कर रही है। बॉर्डर पर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है ताकि कोई भी ट्रांसपासिंग यहाँ से न हो पाए, कोई भी ऐसी गतिविधियाँ यहाँ से पास न हो जाए, कोई भी ऐसी संदिग्ध वस्तु, विषय या फिर व्यक्ति पास न हो जाए जो कि कानून व्यवस्था के लिए एक चुनौती बने। और इसको देखते हुए कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए बॉर्डर पर पुलिस कप्तान उतर गए। स्मिता हमारे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ सहयोगी। स्मिता बताइए जरा, क्या आज किस तरह से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है? निहंग साधुओं के प्रवेश को लेकर के क्या अलर्ट? बिल्कुल, आपको बता दें कीर्तिमान, कल दोपहर से ही जो है वो ये जानकारी मिली थी कि पांवटा साहिब पर निहंगों का लगभग 300 से 350 निहंग साहब जो थे वो देहरादून के लिए कूच कर चुके थे। जहां पर आपको बता दें जो कर्णप्रयाग वाला मामला था उसी पर उनका ये कहना था कि देहरादून रुद्रप्रयाग चलो, ये उनका एक नारा था जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया था, जिसमें 300 से ज्यादा जो निहंग साहब थे उन्होंने उत्तराखंड के लिए कूच किया था, जिसमें उन्हें पांवटा साहिब पर सबसे पहले रोका गया था, जहां पर उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन वो बातचीत नाकाम रही। जिसके बाद उन्होंने देहरादून के प्रेम नगर में एंटर किया। देर रात का ये मामला रहा, जहां पर जैसे ही इस बात की सूचना मिली तो तुरंत पुलिस कप्तान हो, डीएम हो, पुलिस फोर्स हो, तमाम जो लोग थे वो बॉर्डर पे चले गए थे और बॉर्डरों को सील कर दिया गया था। हालांकि जब प्रेम नगर सारे लोग पहुंचे तो वहां पर थोड़ी सी माहौल जो था वो गर्मा गर्मी का हो गया था और वहां पे तलवारें भी निहंग साहबों के द्वारा निकाल दी गई थी, जहां पर स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को भी थोड़ा सा बल प्रयोग करना पड़ा। हालांकि पुलिस ने किसी तरह का कोई लाठीचार्ज नहीं किया, उन्हें संभालने की कोशिश की बैरिकेडिंग लगाकर, लेकिन स्थिति थोड़ी सी बिगड़ी, लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद स्थिति काबू में कर ली गई और देर रात तक उनसे बात करने की कोशिश की गई। जहां देर रात को जब डीएम ने और बाकी सभी लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की तो ये मामला शांत हुआ। फिर वो राजी खुशी से उन्होंने वापस पंजाब की तरफ अपना रुख कर लिया। ठीक है स्मिता, निश्चित रूप से इंटेलिजेंस मिली होगी पुलिस को, उसके बाद ही ये मुस्तैदी है। बहुत शुक्रिया स्मिता। आइए बढ़े जाएंगे। रुद्रप्रयाग के नगरासू गुरुद्वारा विवाद के बाद पूरे घटनाक्रम पर प्रशासन की लगातार नजर बनी हुई है। इस बीच बड़ी संख्या में निहंग सिंह पावटा साहिब गुरुद्वारे पहुंच गए हैं और जहां पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। बता दें कि निहंग सिखों ने 25 जून को कर्णप्रयाग कूच करने का ऐलान किया था। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई थी। इसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए, निगरानी बनाए हुए। फिलहाल पावंटा साहिब गुरुद्वारे में निहंग प्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच बातचीत जारी है। दोनों पक्ष समाधान निकालने के प्रयास में जुटे हैं। माना जा रहा है कि वार्ता के बाद स्थिति को लेकर के तस्वीर स्पष्ट हो सकती है। प्रशासन के लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा रखने की अपील भी की गई है। इंटेलिजेंस के आधार पर जो तैयारियां हैं पुलिस प्रशासन की वो आप देख ही रहे हैं। रात्रि गश्ती की जा रही है, जगह जगह सघन बॉर्डरों पर, खास करके विशेषकर बॉर्डरों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर वाहनों को रोका जा रहा है, चेकिंग की जा रही है कि कोई अराजकता वाली वस्तु विषय यहाँ से गुजर ना पाए, जैसे कि राज्य भर में कोई खतरा स्थापित हो। ऐसे में देखिए किस तरह से निहंग साधुओं ने प्रवेश किया है पावंटा साहिब, कई निहंग साधुओं ने। और जो ऐलान हुआ है नगरासू के ऐलान के बाद एक बार फिर से प्रशासन जो है
रेड अलर्ट पर हो गया। और आइए बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला प्रशासन ने हल्द्वानी के प्रमुख कोचिंग संस्थानों का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान सुरक्षा और अग्निशमन व्यवस्थाओं की जांच की गई है, जिसमें कई गंभीर खामियां सामने आई। निरीक्षण में 7 कोचिंग सेंटर ऐसे पाए गए हैं जिनके पास फायर एनओसी और जरूरी सुरक्षा मानक नहीं थे। इसके बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया है। वहीं एक अन्य संस्थान को अपनी कमियों को सुधारने के 3 दिन के अल्टीमेटम भी दिए गए हैं। ये देखिए जरा सा तस्वीर। अधिकारियों ने साफ कहा है कि छात्रों की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर आगे भी ऐसे ही कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन ने बताया है कि हाल ही में देश के अन्य हिस्सों में जो दुर्घटनाएं हुई हैं उसे देखते हुए ये कदम उठाया गया। खास करके लखनऊ में अलीगंज में जो अग्निकांड हुआ है पूरे देश को झकझोर दिया। प्रशासन ने कहा कि ये कार्रवाई इसलिए की जाएगी आगे भी ताकि भविष्य में किसी भी तरह की दुर्घटना को रोका जा सके। आगे भी इस तरह के निरीक्षण अभियान जारी रहेंगे और सभी संस्थानों को सुरक्षा नियमों का पालन करना ही होगा। बिना एनओसी के, बिना उपकरण के और बिना मानकों के कोई भी कोचिंग संचालक कोचिंग नहीं संचालित करेगा। इस बात को सुनिश्चित कर रहा है उत्तराखंड का हर जिले के जिलाधिकारी मुख्यमंत्री के निर्देश पर। और देखिए किस तरह से सीलन की कार्रवाई हुई है। आगे बढ़ेंगे। अब खबर चंपावत से। चंपावत के वरिष्ठ बीजेपी नेता और उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के सलाहकार सुभाष बगौली ने प्रदेश के पर्यटन विकास को लेकर के पत्रकारों से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धार्मिक, आध्यात्मिक पर्यटन के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता वाले स्थलों के विकास पर भी लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ और आदि कैलाश जैसे स्थानों पर आकर के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा पहले ही दे चुके हैं। राज्य में 4 धाम और आदि कैलाश यात्राओं का सफल संचालन हो, जिससे राज्य में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। अब पर्यटक केवल गर्मियों में ही नहीं बल्कि सर्दियों में भी उत्तराखंड आ रहे हैं। उन्होंने चंपावत जिले के पर्यटन विकास पर विशेष जोर देते हुए कहा कि यहाँ कोली ढेक झील, व्यू पॉइंट एबर्ट, माउंट श्यामताल साइंस सेंटर और मानस कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इसके अलावा चाय बागानों के विकास और बाणासुर किले से पैराग्लाइडिंग जैसी गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। यहाँ पर बंजी जंपिंग हो गई, पैराग्लाइडिंग हो गई, तमाम ये गतिविधियां हैं जो एडवेंचर टूरिज्म की कैटेगरी में आती हैं और यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं, असीमित संभावनाएं हैं, उसका विकास यहाँ पर हो सकता है। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किया जा रहा, इसकी जानकारी बीजेपी दे रही है। सुभाष बगौली ने कहा कि पर्यटन का रोड मैप बनाया जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी है। उसके लिए मैं अपने प्रदेश संगठन, प्रदेश के माननीय अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी और अपने क्षेत्रीय सांसद अजय टम्टा जी का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया और जो विश्वास उन्होंने मेरे ऊपर जताया है निश्चित रूप से मैं उसमें खरा उतरने का प्रयास करूँगा। और जहाँ तक आपने कहा कि पर्यटन की अपार संभावना है, आप दीपक जी, इसमें ऐसा है कि उत्तराखंड को अगर हम कुल देखा जाए तो यहाँ का जो भी परिदृश्य है वो पर्यटन को लेकर ही है। और हमारी जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री धामी जी की जो सरकार है, वो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब बहुत सारी योजनाएं उत्तराखंड के अंदर लागू कर रखी हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो भी उत्तराखंड के पर्यटन को लेकर बहुत। और बढ़ेगा कि एलआईसी चीट फंड घोटाले में बड़ा एक्शन हुआ है। आरोपियों की 23 संपत्तियों को अटैच कर दिया गया है। इस वक्त की जो जानकारी मिल रही, स्पेशल बर्ड्स एक्ट कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने बड़ा एक्शन ले लिया है। आरोपियों की 25 करोड़ की संपत्तियों को अटैच कर दिया गया। उत्तराखंड, यूपी और मुंबई की संपत्तियां अटैच की गई हैं आरोपियों की। सीबीआई ने 18 शिकायतों पर एफआईआर दर्ज की थी। मामले में सीबीआई 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर चुकी है, दबोच भी चुकी है। शुरुआत में घोटाला 800 करोड़ रुपए का बताया जा रहा था और करीब 400 करोड़
रुपए निवेशकों को वापस अभी मिल चुके हैं, 400 करोड़ अभी वापस मिलने बाकी हैं। इस दौरान आरोपियों के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मुंबई जैसे कई ठिकानों पर छापेमारी हुई। करीब 18 शिकायतों पर एफआईआर सीबीआई ने दर्ज करके एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी कर दी है। सीबीआई 7 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले कर चुकी है। शुरुआत में घोटाला बहुत बड़ी रकम करीब 800 करोड़ रुपए का बताया जा रहा था, जिसमें से करीब अभी जो जानकारी मिल रही है 400 करोड़ रुपए निवेशकों के वापस मिल चुके हैं। कई एजेंसियों के लगने के बाद 400 करोड़ अभी आने बाकी। आइए बढ़ेंगे आगे। देहरादून पुलिस ने बताया है कि सुबह से ही कुल्हाल बॉर्डर पर सभी बैरियरों पर सख्त चेकिंग की जा रही थी। सुरक्षा के लिए 3 स्तर का त्रिस्तरीय घेरा बनाया गया था और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। शाम को जब कुछ निहंग सिख वहां पहुंचे तो उन्हें रोकने की कोशिश की गई है। इससे पहले पाउंटा साहिब में उनके कई संगठनों से बातचीत भी की गई है, जिसमें कुछ संगठनों ने प्रशासन की बात मान ली है। हालांकि एक समूह अलग हो गया और दूसरे बैरियर को तोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद पुलिस ने सुरक्षा और कड़ी कर दी है और मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वे खुद मौके पर मौजूद हैं और घटना में शामिल या दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि देखिए, अलग अलग समूह अपनी अपनी अलग अलग मांगों को लेकर के विरोध कर रहे थे, जिसमें कर्णप्रयाग और नगरासू की घटनाओं को लेकर के भी नाराजगी शामिल है, जिससे नाराजगी है लोग निहंगों की, निहंग साधुओं की, जिनको समझाया भी गया है। देहरादून पुलिस लगातार पूरी मुस्तैदी से सभी बैरियर्स पर चेकिंग कर रही थी। हम लोगों ने 3 टियर्स पे सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा कर्मी इसमें लगाए थे। शाम के समय जब ये जीरकपुर से यहाँ पहुँचे थे तो लगातार इनको रोकने का प्रयास किया गया। देहरादून बॉर्डर कुल्हाल पर देहरादून पुलिस लगातार पूरी मुस्तैदी से सभी बैरियर्स पर चेकिंग कर रही थी। हम लोगों ने 3 टियर्स पर सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा कर्मी इसमें लगाए थे। शाम के समय जब ये जीरकपुर से यहाँ पहुँचे थे तो लगातार इनको रोकने का प्रयास किया गया। उसके बाद पाउंटा साहिब में भी जाके इनकी सभी संगठनों से बात करके हमने कोशिश करी। उनमें कुछ लोगों के द्वारा हमारी बात पर पढ़ेंगे। मुहर्रम से एक दिन पहले काशीपुर में सदियों पुरानी मेहंदी मिलाप की परंपरा श्रद्धा और अकीकत के साथ निभाई गई है। शहर के अलग अलग इलाकों से मेहंदी के जुलूस निकाले गए, जिनका पारंपरिक तरीके से मिलाप कराया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मेहंदी मिलाप के दौरान हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की कुर्बानी को याद किया गया। आयोजकों ने बताया कि ये परंपरा कई 100 साल पुरानी, अति प्राचीन है और आज भी उसी श्रद्धा के साथ निभाई जाती है। उन्होंने कहा कि मुहर्रम की 7वीं और 9वीं तारीख को मेहंदी मिलाप होता है, जबकि 10वीं तारीख यानी यौम आशूरा पर ताजियों को करबला में सुपुर्दे खाक किया जाता है। कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने हैरत अंगेज करतब भी दिखाए। पूरे आयोजन के दौरान सुरक्षा के लिए पुलिस बल की तैनाती रही। दरअसल में 200-250 साल पुरानी रस्म चली आ रही है ये, और ये हमारे खालसा मोहल्ले से हमारा दादा मियाँ जो हमारी 8वीं पुश्त के थे, उनके ज़माने से होती जा रही है और इनके दादा परदादा के ज़माने से होती जा रही है। ये हमारी मेहंदी का मिलाप ये अली खां की मेहंदी से होता है। ये कम से कम 200-250 साल पुराना रिवाज है ये, और ये दोनों मेहंदी आपस में मिलाप होगा। यहाँ से जाए हमारी मेहंदी जा रही है खालसा से अली खां में जाने के बाद इससे मिलाप होगा हमारा। आइए बढ़ेंगे आगे। चमोली के नारायण बगड़ में बीती रात बादल फटने से भारी तबाही की खबर मिल रही है। रात करीब 12 बजे इंटर कॉलेज के पीछे का बादल फट गया, जिससे तेज बारिश और मलबा पूरे इलाके में फैल गया है। देखिए जरा तस्वीरें। स्कूल परिसर में मलबा घुस गया है और कार्यालय, खेल मैदान और छात्रावास भवन इससे पूरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। मुख्य बाजार में भी कई दुकानों में मलबा और पानी घुस गया है, जिससे सामान खराब हो गया है। पार्किंग में खड़े करीब 10 से 15 छोटे बड़े वाहन भी मलबे में फंस गए हैं। मलबा आने से सिमली ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग कुछ समय के लिए बंद हो गया, जिसे बाद में यातायात के लिए खोल दिया गया। इस घटना के बाद इलाके में लोग रात भर दहशत में रहे। हालांकि अब स्थिति सामान्य बताई जा रही है। ये देखिए जो रहा है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बादल फटने के बाद मलबा और बारिश का जो बादल का पानी है, जो बारिश का पानी है, वो किस तरह से लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर गया। लोगों के घरों में ये मलबा घुस गया। चलिए देवभूमि खबरों में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए भारत अपडेट।